हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संप्रभुता होती क्या है। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, राज्य के इन तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी राज्य जो है उसके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र यानी भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगर इन सभी तत्वों को देखा जाए तो इनमें जो संप्रभुता है वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जा सकता है। यानी संप्रभुता एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर राज्य को हम जितने भी समुदाय हैं उनसे अलग कर सकते हैं। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। यानी हमारे लिए, हमारे जीवन में जो हमारे प्राणों का महत्व है वही राज्य के लिए संप्रभुता का महत्व है। वस्तुतः संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य अस्तित्व में ही नहीं आ सकता। अब हम यह जानेंगे कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। यानी जो संप्रभुता शब्द है वह कहाँ से आया। संप्रभुता का अंग पर्यायवाची सॉवरेनिटी लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति से होता है। यानी जो संप्रभुता शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द सॉवरेनिटी है और यह जो सॉवरेनिटी शब्द है वह लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है और जिसका अर्थ लैटिन भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान में भी स्वीकार किया गया है। यानी संप्रभुता शब्द का अर्थ जो सर्वोच्च शक्ति है, वर्तमान में इसी अर्थ को स्वीकार किया गया है। लेकिन इस प्रकार का स्पष्ट अर्थ होते हुए भी राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। यानी राजनीति विज्ञान के जितने भी विद्वान हैं उन्होंने संप्रभुता के बारे में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं और ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में एक है। यानी ब्राइस जो थे वह कहते थे कि जो संप्रभुता शब्द है वह राजनीतिक विज्ञान का सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में एक है। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर एनस से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जो संप्रभुता शब्द है वह लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। यानी जो संप्रभुता है वह एक राज्य की सर्वोच्च सत्ता कहलाती है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जियान बोंदा के द्वारा किया गया था। यानी संप्रभुता जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह किया था फ्रांसीसी विचारक जियान बोंदा ने।
इन्होंने 1576 में अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। यानी इन्होंने जो संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था वह इन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में 1576 में किया था। इसलिए इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में माना जाता है। इसलिए जो संप्रभुता शब्द है वह 16वीं शताब्दी में आया था। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोंदा के द्वारा की गई थी। यानी जो संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे वह जीन बोंदा थे और उन्होंने संप्रभुता के बारे में कहा था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। यानी संप्रभुता जो है वह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और इस पर कानून किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकता। ग्रोशियस ने लगभग अर्ध शताब्दी बाद कहा। जीन बोंदा के बाद लगभग आधी शताब्दी के बाद ग्रोशियस ने भी संप्रभुता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सके। यानी ग्रोशियस जो थे वह संप्रभुता को व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति मानते थे और उनका यह मानना था कि संप्रभुता वह है जिसके कार्य अन्य किसी पर भी आश्रित ना हो और संप्रभुता की आज्ञा का किसी के द्वारा भी उल्लंघन ना किया जा सकता हो। ड्विगिट ने भी संप्रभुता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ड्विगिट ने कहा कि संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति है। यानी वह संप्रभुता को आदेश देने की शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं और राज्य के रूप में संगठित राज्य की यह इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जाते हैं। यानी वह संप्रभुता को राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की इच्छा मानते हैं और उनका मानना था कि संप्रभुता वह अधिकार है जिसके आधार पर ही राज्य के निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। अगर हम अन्य शब्दों में संप्रभुता का अर्थ देखें तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। यानी संप्रभुता जो है वह राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है। राज्य के सभी व्यक्ति और संस्थाएं संप्रभुता के अधीन हैं। यानी राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति और उसके अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं जो हैं वह संप्रभुता के अधीन है। संप्रभुता बाहरी तथा आंतरिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि होती है। यानी कि संप्रभुता न केवल आंतरिक दृष्टि से बल्कि यह बाहरी दृष्टि से भी सर्वोपरि है। संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यानी संप्रभुता का अर्थ उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी कर सकता है। यानी उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।
और वह अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है, यानी राज्य में जितने भी व्यक्ति अथवा समुदाय हैं वह राज्य से ऊपर नहीं है। बाहरी दृष्टि से भी संप्रभुता का अर्थ राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। यानी अगर बाहरी दृष्टि से भी देखा जाए तो संप्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता यानी किसी भी दूसरे देश की सत्ता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र होता है। इसलिए संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति है। विलोभी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। यानी विलोभी का भी यह मानना था कि जो संप्रभुता है वह राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। यद्यपि इन परिभाषाओं में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी हमने संप्रभुता के अंतर्गत जो भी परिभाषाएं यानी विभिन्न विचारकों ने जो भी संप्रभुता की परिभाषाएं देखी हैं उनमें भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी जैसे जीन बॉन्दा जो थे उन्होंने संप्रभुता को नागरिक और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति कहा। ग्रोशियस ने संप्रभुता को सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का नाम दिया और ब्रिग्विट के अनुसार संप्रभुता जो है वह राज्य को आदेश देने की शक्ति होती है। उसी प्रकार विलोभी का कहना था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तथापि इन सभी विद्वानों का आशय यही हुआ कि संप्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है, लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। यानी कि संप्रभुता के संबंध में जितने भी विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं या अपने अपने मत व्यक्त किए तो उन सभी का आशय यही है कि संप्रभुता एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति है, लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, यानी कि ये परिभाषाएं पूर्ण इसलिए नहीं है कि संप्रभुता जो है उसके दो पक्ष होते हैं। पहला जो है वह है आंतरिक संप्रभुता एवं दूसरा जो है वह है बाहरी संप्रभुता। संप्रभुता के इन दो पक्षों में से उपयुक्त परिभाषाओं में संप्रभुता के केवल एक ही पक्ष आंतरिक संप्रभुता को ही व्यक्त किया गया है। यानी संप्रभुता के इन दो पक्षों में से अगर हम इन सभी परिभाषाओं को देखते हैं तो संप्रभुता के केवल एक ही पक्ष को व्यक्त किया गया है और वह है आंतरिक संप्रभुता। संप्रभुता के इन दोनों पक्षों की विवेचना निम्न प्रकार है। यानी अब अगर हम संप्रभुता को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो हमें इसके दोनों पक्षों के बारे में अच्छी तरह से जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला है आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य व्यक्ति या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है। यानी एक राज्य में जितने भी व्यक्ति या समुदाय रहते हैं उन सब में राज्य सर्वोपरि है, यानी वह इन सभी से उच्च है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले
सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है। यानी कि वह अपने क्षेत्र यानी राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति और उसके क्षेत्र में स्थित जितने भी समुदाय और संगठन आते हैं, वह उन सभी को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। यानी वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके वह जो भी आज्ञा इन संगठनों या व्यक्तियों या समुदायों को देता है, तो वह उनको अपनी शक्ति के आधार पर मनवा सकता है और उन सभी समुदायों और संगठनों व व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वह उनकी आज्ञाओं का पालन करें। व्यक्ति अथवा समुदाय द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। यानी व्यक्ति या समुदाय राज्य जो इनको आज्ञाएं देता है, वह उन आज्ञाओं के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं कर सकती। डॉक्टर गॉर्नर के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है। यानी डॉक्टर गॉर्नर भी कहते हैं कि जो संप्रभुता है वह राज्य के पूरे क्षेत्र में फैली हुई है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं और एक राज्य के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति और समुदाय आते हैं, वह सभी इस संप्रभुता के अधीन होते हैं। संप्रभुता के आंतरिक पक्ष को समझने के बाद हम इसके जो बाहरी पक्ष है, यानी जो बाहरी संप्रभुता है, उसको देखते हैं। संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। यानी जो बाहरी संप्रभुता है उसका अर्थ यह है कि राज्य जो है वह किसी भी दूसरे देश की सत्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। यानी कोई भी देश उस पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार जमा नहीं सकता। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित करे। यानी एक राज्य को इस बात की भी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी वह इस बात के लिए भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित कर सकता है। यानी वह किसी भी देश के साथ मैत्रीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता इन्हीं में से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। यानी अगर कानूनी दृष्टि से भी देखा जाए तो वह दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बना सकता है, वह युद्ध या तटस्थता यानी मौन रहने की स्थिति के मार्ग को भी अपना सकता है। लॉस्की ने संप्रभुता के इस बाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है। यानी लॉस्की जो थे वह संप्रभुता के बाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हैं और उन्होंने कहा कि जो आधुनिक राज्य है वह प्रभुत्व संपन्न राज्य है, अतः वह अन्य राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। यानी वह जितने भी दूसरे राज्य हैं उनके साथ कैसे संबंध बनाने हैं उस विषय में वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित
हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है। यानी कि वह उन देशों के साथ कैसे संबंध बनाएगा, यानी वह मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा या शत्रुतापूर्ण संबंध रखेगा, अपनी इच्छा को वह किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है। यानी कोई भी बाहरी शक्ति उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। संप्रभुता के इन दोनों पक्षों को दृष्टि में रखते हुए संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। यानी कि अगर हम संप्रभुता के दोनों पक्षों को देखें, जिसके अंतर्गत हमने आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता के बारे में जाना, अगर उन दोनों परिभाषाओं को हम देखें तो हम संप्रभुता की परिभाषा इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी संप्रभुता जो है वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। यानी कि संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी संप्रभुता के द्वारा ही राज्य के निश्चित क्षेत्र, यानी राज्य का जो निश्चित भूभाग है, उसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन आते हैं, उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। यानी संप्रभुता के आधार पर ही एक राज्य जैसा चाहे वैसे संबंध दूसरे राज्यों के साथ स्थापित कर सकता है। इस प्रकार संप्रभुता राज्य का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति कही जा सकती है। तो आज की क्लास में हमने संप्रभुता का अर्थ और संप्रभुता के पक्ष आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।